हाय, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन रेहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेशली स्टेट बोर्ड वाले क्वेश्चन बैंक के साथ, और उसमें हम 2009 का ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स कर रखे हैं। फिर 2010 का आपको यूट्यूब में आपका यूट्यूब चैनल रेहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आपको दोनों लेक्चर मिल जाएंगे, 2009 और 2010। अगर किन्हीं का छूटा है तो डिस्क्रिप्शन में 2009 वाले क्वेश्चन बैंक का और 2010 वाले क्वेश्चन बैंक का लिंक भी है, आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन बैंक करने का मेन पर्पस, कुछ बच्चे को हम कल भी रिपीट किए थे। क्वेश्चन बैंक आपको बस एक पैटर्न बताता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। अब आप कंप्लीटली क्वेश्चन बैंक पे आश्रित मत रहिए। अब क्वेश्चन बैंक पे आश्रित होकर 50%, 60%, 70% ला सकते हैं। 100% कभी भी क्वेश्चन बैंक से क्या है नहीं आएगा सर। तो इस चीज को फॉलो करना है आपको। चलिए, यहाँ पे खड़े होकर समय बर्बाद करने से अच्छा है डायरेक्ट आते हैं। 2011 का ए है, ये सेट ए है, कोई बात नहीं। इसमें अब पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है 1 to 10 में। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ए पाथ लेंथ टी इन ए ग्लास प्लेट। एक ग्लास प्लेट है जिसका पाथ लेंथ ना टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। हो गया, इज इक्विवेलेंट टू डॉट लेंथ इन वैक्यूम। बोला पाथ लेंथ टी हो गया ग्लास। तो आप बताइए कि इसका इक्विवेलेंट पाथ लेंथ क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट पाथ लेंथ आपका हो जाएगा इन इनटू टी। हम ऑप्टिक्स में पढ़ा भी रखे हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर से दूसरा क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, कल भी ये आया था 2009 में। पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है। कंजर्वेटिव स्थिर विद्युत, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, फोर्स नहीं। स्थिर विद्युत क्षेत्र कौन सा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फिर तीसरा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कल था एक कॉलम में एक ईएसयू में कितना कॉलम था। आज बोल रहा है एक कॉलम में कितना ईएसयू। 3 into 10 to the power 9, 3 into 10 to the power 9। याद रखना है बस। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करिए। द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। The ratio of charge of electron to the mass of electron. Charge of electron होता है 1.6 into 10 to the power minus 19. Mass of electron होता है 9.1 into 10 to the power minus 31। बहुत बढ़िया, 31। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और इसको याद ही रखिएगा कि कभी भी बदलने वाला क्या है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1.8 into 10 to the power minus 11। चेक ही कर लेते। चलिए, डेसिमल से डेसिमल 16/19। विशिष्ट आवेश बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले। व्हाट इज विशिष्ट आवेश, इलेक्ट्रॉन की आवेश एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ये हो गया 16/19 इंटू 10 to the power minus 19। ये ऊपर चला जाएगा, 10 to the power क्या आ जाएगा +31, तो हो जाएगा +31। 19 में से 13 बन गया, 16 91 अगुने 10 के पावर 31 में से 19 गया 12 पक्का 31 में से 19 गया, यानी 16/91 160/91 कर लेते हैं। 10 to the power 11 हो जाएगा। 160/91 करेंगे तो 10 to the power क्या आ जाएगा -11 क्यों है सर। स्पेसिफिक चार्ज 1.6 into 10 to the power -91। सर देखिए, बहुत सही में सर ये धराया है। देखिए, अगर हम लोग नहीं बनाते तो ए निकल जाता। 16 का 91 में 16 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 1.160 में भाग दीजिए ना 16 से, जल्दी थोड़ा सा कोई निकाल करके ना मशीन 10 होगा सर। 160/91 में 10 कैसे हो जाएगा 160/91 1.75 1.75 1.75। इसमें कुछ में लगभग 8 दिया हुआ 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। नन ऑफ दिस होगा इसमें, देख लीजिए आंसर गलत है सर। कूलम पर केजी, नन ऑफ दिस। ये हालांकि कोशिश, ये आंसर दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है आपका सर ए 1.7। देखिए 1.75 को 1.8 लिख सकते थे, लेकिन 10 to the power -11 ना करके +11 रहता। समझ रहे बात किसमें, किसी किसी किताब में देखिए आलोक पब्लिकेशन में +11 नहीं है। देखिए गोल्डन में 11, तो गोल्डन का आंसर सही है। हम कई बार बोले कि किसी, हाँ बने। देखिए गोल्डन वाले जो है
उसमें आंसर सही है 1.80 × 10⁻11 कूलम पर केजी। और ये जो आलोक पब्लिकेशन वाले हैं उनका आंसर गलत है, याद रखिएगा। इसका लगभग आंसर होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। यही कंफ्यूजन है और इसी कंफ्यूजन के लिए बच्चा क्या करता है, पढ़ता है गोल्डन वाला कुछ और याद कर लिया, वो -11 याद कर लिया, +11 याद किया, इसी चक्कर में डाल दिया। सर कोई डाउट कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये चौथा, कंफ्यूज नहीं होना। पांचवा क्वेश्चन, आहा पांचवा में तो मजे आ गए। देखिए ये बोल रहा है, बस सर यहां बनाते हैं, जगह की बड़ी कमी रहती है। पांचवा, यहां पे 20 वोल्ट है, ये हमको घुमाने का कोशिश किया सर। यहां पे 20 वोल्ट है, यहां पे 10 वोल्ट है। क्या है, ये आपका प्लेट X है, ये Y है, और यहां पे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड है। हम लोग जानते हैं C बराबर Q/V, कल भी डिस्कस हुआ था, C बराबर होता है Q/V। अब भी पोटेंशियल डिफरेंस, कल से हम चिल्ला रहे हैं भी क्या है, कल भी उस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। कोई पोटेंशियल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता। कल हम आपको क्वेश्चन बैंक में बताया भी थे, पोटेंशियल तो कुछ है ही नहीं। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाते हैं तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमको VA पहले बता दीजिए, VA बराबर VB माइनस VA। अरे ये पॉइंट B है, ये पॉइंट क्या है, A है, A से B। बट तो VB माइनस B हो जाएगा आपका 10 वोल्ट। कितना हो गया, हमको चाहिए Q बराबर C × V, C 2 माइक्रोफैराड अगुने 10 वोल्ट। तो Q बराबर कितना हो गया, 10 दूना 20 माइक्रोफैराड। हमको एक अब पूछ रहा है, देखिए एक पर होगा +20 माइक्रोफैराड, एक पर होगा -20 माइक्रोफैराड। एक पर कितना होगा, क्योंकि एक कलेक्टिंग प्लेट है और दूसरा क्या होगा, इस पे होगा +20 माइक्रोकूलम, इस पे हो जाएगा -20 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो x पर आंसर बताइए, पूछ रहा है x प्लेट पर कितना चार्ज होगा, +20 या -20, +20 या -20। आंसर क्या हो गया, +20 माइक्रो 2 दूना 10 कूलम है, माइक्रोकूलम। क्लियर, +20 माइक्रो। थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो चलिए, निकेल सब कोई जानते हैं, निकेल इज ए डाई मैग्नेट, डाई मैग्नेट, बट निकेल इज फेरोमैग्नेट, फेरो मतलब फेरोमैग्नेट है, FeNiCO, फेरस निकल कोबाल्ट। याद ही रखना, फेरस निकल कोबाल्ट। व्हाट इज फेरोमैग्नेट, वैसा फेरोमैग्नेट मतलब लौह चुंबक। हिंदी मीडियम में निकेल क्या है, लौह चुंबक है। निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। डेफिनेशन सुनिएगा फेरोमैग्नेट का, वैसा दो सब्सटेंस, एक मिनट, दो सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम, वैसा पदार्थ जिसकी प्रवृत्ति हो क्या चीज करने की, मुंह चाटने की, मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक, नहीं वीक टू स्ट्रॉन्ग, यही है फेरो। वैसा पदार्थ जिसकी प्रवृत्ति हो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में आना, और उसमें प्रतिकर्षण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंग्लिश में आकर्षण, सॉरी क्या होना चाहिए, आकर्षण, अट्रैक्शन होना चाहिए। क्या करना चाहिए, अट्रैक्शन में मैक्सिमम। एक बार तीनों हो जाए, व्हाट इज डाई मैग्नेट, पारा मैग्नेट, फेरोमैग्नेट। डाई मैग्नेट, दो सब्सटेंस having tendency to move from a region of strong to weak, a region of strong magnetic field to weak magnetic field, हो गया। that is there is repulsion in magnetic field, magnetic field में उसका क्या हो, repulsion। वैसे पदार्थ को डाई मैग्नेट कहते हैं। पारा मैग्नेट, दो सब्सटेंस having tendency to move from region of weak to strong magnetic field, that is there is low attraction in magnetic field। अब फेरो में वही वीक से स्ट्रॉन्ग ही होगा लेकिन मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। क्लियर। तो डाई मैग्नेट, एक बार हिंदी में वैसा पदार्थ जो मजबूत से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में चला जाए, प्रतिकर्षण हो, डाई मैग्नेट बोलते हैं। डाई मैग्नेट के बाद पारा मैग्नेट, जो कमजोर से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में आ जाए, न्यूनतम आकर्षण। अब फेरोमैग्नेट जो वो भी कमजोर से मजबूत में है लेकिन अधिकतम आकर्षण। ऐसा ही अगला देखिएगा, निकेल हो गया हमारा डाई मैग्नेट। आठवां बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, किसी समतल दर्पण का, कई बार पूछा वाला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। इसको बोलते हैं सर क्या होता है उसका, इनफाइनाइट। कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इसका इनफाइनाइट। क्या मारेंगे, ए। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का मात्रक बताइए, डायोप्टर, सबको पता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर। 10वां है अभी जो आपका नहीं हुआ है, in NPN transistor the relation between emitter IA and base IB and IC, यानी इसमें हो जाएगा
एनपीएन ट्रांजिस्टर में आईबी, आईई और आईसी का रिलेशन बताना है, तो आपको लिख लेना है। इसका रिलेशन हम पढ़ाएंगे खुद पता चल जाएगा। आईबी इक्वल टू आईई माइनस आईसी, आईबी इक्वल टू आईई माइनस आईसी। कोई दिक्कत है ऑब्जेक्टिव में? आज लगता है कि 40 मिनट तक हम लोग नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अच्छा सॉरी, बाय मिस्टेक ना 6 नंबर छूट गया बोलने के क्रम में। द रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन, आपके कॉपी में एकदम बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है 50। ये सबको पता है। स्वस्थ मनुष्य का शरीर का प्रतिरोध बताइए 50,000 ओम। कोई दिक्कत? आते हैं सर हम अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। कौन से क्वेश्चन में? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन करता है, आए है आपका ब्रिविस्टर लॉ हुआ था। ब्रिविस्टर लॉ हुआ था आपका वेव ऑप्टिक्स में, याद करवा दे एक बार ब्रिविस्टर लॉ। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन पोलराइज्ड एंगल, याद कीजिएगा ऐसे। जब हम अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट किए थे, हिंदी में बोलेंगे पोलराइज्ड एंगल पे, याद किया? देन इंटरफेरेंस सेपरेटिंग एयर, इंटरफेरेंस एयर के साथ क्या कर गया था? व्यवस्थित कर गया था। ड्यू टू दिस कॉज रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड but reflected light is fully polarized and mutually perpendicular to each other। याद करिएगा, मेन बात यही है। When unpolarized light incident on polarized angle, then refracted light is partially polarized and reflected light is refracted partially, reflected fully polarized and mutually perpendicular to each other। हिंदी मीडियम वाले भैया, जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवन कोण पे आपतित करते हैं तो व्यतिकरण हवा के साथ व्यवस्थित होती है, जिसके कारण से अपवर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, आंशिक रूप से। लेकिन ये जो परावर्तित किरणें होती है पूर्णतः ध्रुवित होती है, और ये दोनों एक दूसरे पे लंब होती है। और हम प्रूफ करके निकाले थे म्यू इक्वल टू tan IP, म्यू इक्वल टू। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये देख ले। इवैल्यूएट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R चाहिए हमको, IP नहीं चाहिए, R। if the ray fall on a glass plate as polarized angle, जब पोलराइज्ड एंगल लग गया तो यही लगेगा। अच्छा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है। 3/2 को अगर सॉल्व करें तो 1.5, 3/2 ठीक है। इक्वल टू tan IP हमको नहीं पता है। IP इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1.5। IP इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स 1.5। ये IP का मान tan 57 डिग्री के बराबर होता है। यस सर, tan इनवर्स 1.5 यानी 57 डिग्री के बराबर, यानी IP इक्वल टू लगभग की बात बोल रहे हैं 57 डिग्री होगा। tan इनवर्स 1.5 का मान कितना होता है? 57 डिग्री। क्लियर? अब हमसे ये तो IP पूछा नहीं है, हमसे पूछा है R। ध्यान दीजिएगा, फोटो फ्रेस, ये आपका, ये दोनों लंब है, ये IP है, ये भी IP है, और ये दोनों 90 डिग्री है, और ये R है। R चाहिए हमको, R। अगर हम, एक मिनट ध्यान दीजिए, अगर ये 90 में से हम R घटा दें, 90 में से IP घटा दें, ये भी IP है, अरे 90 में से IP घटा दें तो R नहीं निकल जाएगा। R बराबर 90 माइनस IP, R बराबर 90, आपका 90, IP 57, कितना हो जाएगा? कितना? 33 डिग्री। लगभग की बात कर रहे हैं, लगभग आपका R का मान कितना हो जाएगा? 33 डिग्री। कहीं से कोई दिक्कत? और आगे कह रहा है स्टेट एनी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लेजर रे। तो सबसे पहले आपकी लेजर रे पढ़ाई नहीं हुई है, लेकिन हम बता दें, इस लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं, लेजर होता क्या है? लेजर लाइट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो ने स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता है। हर रंग का भिन्न भिन्न वेवलेंथ होता है। अगर रेड कलर है तो सारे रेड कलर का वेवलेंथ क्या है? यस सर, सारे रेड कलर का वेवलेंथ, वो फैलता नहीं है। तो इस पे हम विशेष डिस्कस लेजर लाइट पे कहां करेंगे? वैसे पीछे क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन बैंक के पीछे कैरेक्टर दिया, लेकिन हम अभी डिस्कस करना अच्छा नहीं समझते हैं, बिकॉज हमारा आने ही वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डज द हार्मोनिक इमिशन टेक प्लेस फ्रॉम ए मेटल सरफेस? बोल रहा है बताइए तो थर्मोनिक इमिशन को मेटल के सरफेस से ही क्यों करते हैं, नॉन मेटल के सरफेस से क्यों नहीं करते हैं? आप अपना ओपिनियन दीजिए, दिमाग लगाइए, आपके दिमाग में आंसर चल रहा होगा। इसका क्वेश्चन आंसर नहीं देना। अगर हमको, या पहले थर्मोनिक इमिशन होता क्या है? When metal surface is heated, then free electron of metal surface are come out. Is called thermonic emission.
फिर भी उसके बाद था फील्ड इमिशन, 10 के पावर 8 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें और मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, बाहर निकल जाए। उसके बाद था फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मेटल सरफेस पर निश्चित फ्रीक्वेंसी के लाइट को, फोटोन लाइट को डालें और उससे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वैसे एमिशन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है हिंदी वाले, व्हाई डज थर्मोनिक एमिशन, तापीय उत्सर्जन मेटल के सतह से ही क्यों होता है? तो आंसर सुनिएगा, हमारा जो मेटल सरफेस होता है, पहली बात मेटल सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? और मेटल सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं। मेटल सरफेस का, धातु के सतह का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, धातु की सतह का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वह नाभिक से कमजोर बंधन से क्या है, बंधे होते हैं, जिनको अलग से ऊर्जा देने पर वह आसानी से क्या है, एस्केप आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो धातु के ये थर्मोनिक इमिशन के लिए मेटल सरफेस क्यों नेसेसरी है, समझ गए ना? मेटल सरफेस इसलिए चाहिए क्योंकि मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनके फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कमजोर बंधन से क्या है, कमजोर वीक फोर्स से बंधा हुआ है, जिससे अलग, जैसे हम उसको हीट देते हैं तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन एस्केप आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर है भैया आपका 4, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक वेव एंड सो दैट देयर रेशियो इज 1, और कहता सिद्ध करके दिखाइए इसका रेशियो क्या है, 1 है। तो हम आपको सर चैप्टर पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे हम लिखने वाले इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1/2 E नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर, ये समीकरण फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। अगर हम एक में 2 से भाग दे दें, एक को भाग किससे दे दें, 2 से, UE बाई UB इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर बाई 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए सर, 1/2 E नॉट इंटू बी स्क्वायर, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बच गया हमारा, थोड़ा सा जगह की कमी है, यहां आते हैं UE बाई UB। पहले तो बोला आप एक्सप्रेशन लिखिए, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के लिए डेरिवेशन लिख दिए और सिद्ध कीजिए कि इन दोनों का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। हमको क्या सिद्ध करना है, इन दोनों का अनुपात 1 होता है। तो चलिए UE बाई UB इक्वल टू, बच गया उधर E नॉट इंटू सॉरी एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर बाई B स्क्वायर बाई म्यू नॉट, है ना, बाई B स्क्वायर बाई म्यू नॉट, 1/2 इंटू, सॉरी यहाँ पे होता है गलती से लिखा गया है B स्क्वायर इंटू म्यू नॉट होता है, क्या होता है 1/2 इंटू B स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। यहाँ पे हो गया आपका म्यू नॉट, एक मिनट सर, क्या बच गया हमारा, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, देख लीजिएगा, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर। और एक बात आपको बता दें, अगर यहां भी c से गुना कर दे, c स्क्वायर से, यहां भी c स्क्वायर से गुना कर दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऊपर नीचे c स्क्वायर से गुना कर दे, और याद रखिएगा E बराबर होता है cb नॉट, E बराबर होता है c इंटू बी नॉट, E बराबर होता है c इंटू बी नॉट, देखिएगा c इंटू बी नॉट, c इंटू बी नॉट हो जाएगा E, c इंटू बी E, अब फिर ऊपर वाले में लिख देंगे, यहाँ पे देखिए चूंकि E नॉट बराबर c इंटू बी नॉट और म्यू नॉट बराबर c स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, सब कट करके क्या बच जाएगा, UE बाई UB। आपका जब मान रखेंगे सबको, अरे बेटा जी E नॉट की जगह पर c इंटू बी नॉट रखें, म्यू नॉट की जगह पर c स्क्वायर इंटू बी नॉट रखें, सब कट करके कितना बचेगा, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि इसका रेशियो क्या होता है, 1 होता है। चलिए देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन नंबर 6 आपको हर एक दूसरे साल मिल जाएगा सर, सब लोग ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 92-238 सैंपल। एक मिनट, सॉरी 5वां छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अच्छा
राइट द एक्सप्रेशन फॉर, पीछे से बोला है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर एंड एक्सप्लेन ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिएगा, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पांचवा है सर रेसिस्टिविटी। सबसे पहले रेसिस्टिविटी इज द property, resistivity is the property of resistance which opposes electric current in electric circuit। प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं, प्रतिरोधकता भी प्रतिरोध का एक गुण है जो विद्युत परिपथ में क्या करता है, बाधित करता है। रेसिस्टेंस निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। कारक नंबर 1, अगर आप चालक के लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसके रेसिस्टेंस का मान क्या करता है, बढ़ता है। ड्यू टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा। चैप्टर नंबर 3 बाबू, ओके। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। पहला, ड्यू टू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर आप चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, यानी चालक जितना मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, उसका रेसिस्टेंस उतना ही क्या, यानी कि लंबाई क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ये दोनों टर्म को डिफाइन कर लिया। ऐसे से हमको डेरिवेशन लाना है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, रो बराबर आर इंटू ए बाई ए। क्लियर? अब हमसे पूछेगा रेसिस्टिविटी के टर्म को डिफाइन कर सकते हैं क्या? एरिया बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। एरिया बढ़ाने से, लंबाई बढ़ाने से। क्लियर है सर? अरे रेसिस्टिविटी एक कांस्टेंट टर्म है और हमको डिफाइन करना था यहां से। रेसिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, लंबाई बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस क्या करेगा? चलिए, मेरा मूल उद्देश्य था छठा क्वेश्चन। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है सर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। छठा ध्यान दीजिएगा। What will be the activity of 1 ग्राम of यूरेनियम 92-238? बोल रहा है, बताइए कि कितना एक्टिविटी होगा यूरेनियम 92-238 में इफ द हाफ लाइफ फॉर अल्फा डिकेड। हाफ लाइफ दिया हुआ इसका 4500 into 10 to the power 6 ईयर, 4500 गुने 10 के पावर 6 ईयर हाफ लाइफ दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, नंबर ऑफ एटम इन कितना ग्राम है? 238 ग्राम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ एटम बराबर, आपको कितना बार केमिस्ट्री में करेगा, ऑफ नंबर ऑफ एटम, बनाने का तरीका, नंबर ऑफ एटम इन 238 ग्राम बराबर क्या? इसका एटॉमिक मास 238 है। एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया आपका एवोगाड्रो नंबर। क्लियर? इस देखिए 238 ग्राम बराबर एवोगाड्रो नंबर, इसीलिए 1 ग्राम में बताइए 1 ग्राम में क्या हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर बटा, कोई तो बोल दो, एवोगाड्रो नंबर बटा 238, यानी ये n निकल गया हमारा नंबर ऑफ एटम। 1 ग्राम में बताइए कुल संख्या नंबर ऑफ एटम की, 1 ग्राम में कुल संख्या एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 to the power 23, ठीक है ना, बाई 238, n निकल गया। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, याद कीजिएगा, माइनस dn बटा dt बराबर लैम्डा इंटू एन, याद है? अरे dn बाई n इक्वल टू लैम्डा इंटू dt था, याद है? और लिख सकते हैं लैम्डा इंटू n बराबर, लैम्डा बराबर, याद कीजिएगा, लैम्डा बराबर 0.693 बाई t हाफ इंटू n। ध्यान दीजिएगा, लैम्डा वाला ई चमत्कार कैसे हम पढ़ा है, t हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। अरे हाफ लाइफ से, अरे हाफ लाइफ से ना पढ़े टी हाफ का फॉर्मूला फिजिक्सो में, केमिस्ट्री में टी हाफ बराबर 0.693 बाई लैम्डा, टी हाफ बराबर, तो लैम्डा बराबर 0.693 बाई टी हाफ ना होगा, लैम्डा का मान रख दिए 0.693 बाई टी हाफ। रे भाई साहब, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर, ये लैम्डा ऊपर चला गया, टी हाफ नीचे, अब बराबर सबका मान डाल दीजिए। एक बात और है सर, हाफ एक यहां पे निकालना भूल गए, टाइम कितना दिया हुआ? टी हाफ दिया हुआ आपका 4500 गुने 10 के पावर 6 साल। इसको किस में लाएंगे पता है? सेकंड में। कितने किस में लाएंगे? अच्छा, इतना साल है तो 4500 गुने 10 के पावर 6, एक साल में 365 दिन, एक साल में 365 दिन में 24 घंटा, एक घंटा में 24 घंटा में 3600,
अब आ गया भाई ये किस में, सेकंड में। अब हमारा टी हाफ हो गया, किस में आ गया हमारा टी हाफ, सेकंड में। इसको सॉल्व किस जगह आएगा, 24 घंटा में 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकंड। अच्छा एक मिनट, ये साल है, थोड़ा सा 12 साल को 2 साल को सेकंड में बदलिए तो 2 साल में आराम से 2, अब उन्हें 1 साल में कैसे 2 गुने 1 साल में कितना दिन, 365। साल को दिन में बदल लिए, अभी किसमें डे में है। अब एक दिन में कितना घंटा, गुने 24 हो गया। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ के जो हमेशा डे में रहेगा इसको किस में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 1.42 गुने 10 के पावर 17, 1.42 लगभग की बात है सर, 42 गुने 10 के पावर 17 सेकंड है भाई साहब, ये टी हाफ है। चलिए 0.693, अब आई टी हाफ 1.42 गुने 10 के पावर 17, नंबर ऑफ एटम 6.023 गुने 10 के पावर 23, अब आई 238। सॉल्व कर लीजिएगा, दिन रात का हमारा धंधा है। 1.235 गुने 10 के पावर 3 बेकुरल, भूल मत जाइएगा बेकुरल लिखना, वरना पूरा बनाना बर्बाद हो जाएगा। व्हाट इज एक्टिविटी, बेकुरल इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हम लिखवाए हुए हैं, अब ये लिखवाए थे आपको न्यूक्लियाई चैप्टर। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, बेकुरल। सब बनाइए लिए लास्ट में बेकुरल या क्यूरी लिख दिए तो गलत हो जाएगा। एक क्यूरी बराबर 7.2442 गुने 10 के पावर 10 डिके टेक प्लेस इन 1 सेकंड। एक बेकुरल बराबर 1 डिके पर सेकंड। एक रदरफोर्ड बराबर 10 के पावर 6 डिके पर सेकंड। क्लियर, चलिए लिख लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द गिवन गेट एंड राइट इट्स ट्रुथ टेबल। तो अभी तो आपका पढ़ाई हुआ नहीं है, लेकिन हम बता दें, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो गेट देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं आउटपुट और इसको बोलते हैं इनपुट। ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है। जिसके पास एक ही आउटपुट हो, एक ही इनपुट हो, वैसे गेट को नॉट गेट बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, नॉट गेट। इसका ट्रुथ टेबल क्या है, अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा आपको। तो ट्रुथ टेबल होता क्या है, ये तो पढ़ाई होना बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट है सर लॉजिक गेट पढ़ना। ये ए है, ये वाई है। या तो आप स्विच को ऑन कर सकते हैं, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू a बार। क्या होता है इसका, ये सिंबल है नॉट गेट का, ये इसका बुलियन व्यंजक है। जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब स्विच ऑन ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, यानी कि स्विच ऑफ रहेगा तो करंट जाएगा, ऑन रहेगा तो नहीं जाएगा। यही इसका ट्रुथ टेबल है। ये इसका क्या है, ट्रुथ टेबल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। आप पीछे वाला पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब ये पढ़ाना आपका बाकी है सर। बस 2 से 3 दिन में आपका ये आ ही जाएगा। दुकान नहीं लगाया, यस सर, नहीं लगाया। नहीं स्विच वो बताएंगे सर। लगता है आपके डिजिटल सर्किट में, जब आप मोबाइल एप्लीकेशन में आप देखते होगा, डिस्कस करेंगे वहां पर, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका आपको महारत हासिल है। यूट्यूब पे अभी भी इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का कोई भी टॉपिक्स नहीं है। सी बनाने का तरीका सिखा दे आपको। क्या सिखाया था, बताया था। सबसे पहले जहां से पूछे देखेंगे। सर 8वां छूटेगा। अच्छा 8वां छूट गया, कोई बात नहीं, 8वां करवा लेते हैं, पता नहीं ध्यान नहीं देते। 9वां है, सुनिएगा 8वां पहले कर ही दे। व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, वैसा सिग्नल इसके करंट और वोल्टेज वैरी करे कंटिन्यूअसली, चेंज करे। पढ़ाना है कम्युनिकेशन सिस्टम का ये टॉपिक है। दोज सिग्नल व्हिच दोज करंट एंड वोल्टेज सिग्नल व्हिच वैरीज कंटिन्यूअसली, वैसा सिग्नल करंट और वोल्टेज का जो चेंज करते रहे। और डिजिटल सिग्नल, बस व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, जिसमें करंट और वोल्टेज का लेवल सिर्फ 0 और 1। क्या हो सिर्फ 0। व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, जिसमें करंट और वोल्टेज का लेवल या तो 0 हो नहीं तो 1 हो नहीं तो 0 हो नहीं तो 1, इसी को बोलते हैं। 9वां देखिएगा, हालांकि आपका 8वां बाकी भी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी 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 सी, हम हिंट्स देंगे सर आपको। हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। सॉरी नामकरण गलती कर दी, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। ए से बी, ये बी। कहां से चालू करें हम, ए से कहां पहुंचना है, तो देखिए यहां से चालू कर रहे हैं, ये ऐसे ये आया। अच्छा एक मिनट, कितना प्यार से बनेगा सो देखिए। हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों को एक करते हैं, ये और ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो 1/c + 1/c होगा,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c प्लस 1/c कितना आएगा 2/c, पलटेंगे तो इसका c/2 आएगा। फिर ये और ये सीरीज में है, अरे ये और ये किसमें है, किसमें है, तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c प्लस 1/c, c/2 पलटेंगे तो क्या है 1/2/c, अब पलट देंगे तो c/2, इन दोनों का c/2 आ गया। और एक ही पॉइंट से दो जगह के लिए फुट है वो पैरेलल में होता है, c/2 प्लस c/2, c/2/c/2, 2c अब i2, 2 से 2 फिर पूरा ये हो गया c। ये क्या है, ये c है और ये c, फिर सीरीज में और ये सीरीज में और ये पैरेलल, इक्विवेलेंटली सबको ऐड कर लेंगे। और ये क्वेश्चन आपके YouTube चैनल पर एकदम बना हुआ है, लेक्चर नहीं याद है देखिएगा आप उसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर टाइप 3 टाइप 2 में आपको चेक करना है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है, बहुत प्यारा। बोलता है एट ए प्लेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ BH इज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड है 0.1732 ऑस्टेन, ओके सर। एंड एंगल ऑफ डिप दिया और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कह रहा है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट B। बोल रहा है आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल दीजिए। क्या निकालना है आपको, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, हम आपको बनाने वाले हैं tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड अब बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड। याद है ये tan 30 डिग्री है चाहिए पोनेंट, हमको तो वर्टिकल का चाहिए। BB इज इक्वल टू BH इनटू tan 30 होगा। BH आपका 0 पॉइंट कितना है 1732 है, tan 30 1/√3 होता है। वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड 0.1732 अब बाय √3 हो जाएगा। हम प्रूफ किए सर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड रूट अंडर वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। देखिएगा एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और नीचे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में फार्मूला है। दोनों का मान पता है, वर्टिकल कंपोनेंट का है 0.1732 √3 का होल स्क्वायर अब प्लस हॉरिजॉन्टल का दिया ही हुआ 0.1732 का होल स्क्वायर। आंसर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा तो अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपका 100 मार्क्स मिलेगा, इसमें 100% मार्क्स मिलेगा। लड़का खोजते रहता है कि न्यूमेरिकल से बचता है, अगर जो न्यूमेरिकल आता है उसको बना दिए, मान लिया आप सीबेक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट कुछ लैंग्वेज वाले शब्दों को लिखते हैं, वहां आपके नंबर के कटने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर यहाँ नंबर कटेगा, यहाँ नंबर कटेगा, यहाँ सोकर नंबर आएगा। अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन थॉमसन और सीबेक इफेक्ट। पहले प्यार से देखिए घुमा दिया सीबेक इफेक्ट। Seebeck effect is a phenomenon in which temperature difference produce voltage difference। याद आया, तापांतर वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, Seebeck effect is a phenomenon in which Seebeck effect एक ऐसी घटना है जिसमें टेम्परेचर न तापांतर वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। अब पेल्टियर इफेक्ट उसका उल्टा है, द रेसिप्रोकल ऑफ Seebeck effect is called पेल्टियर इफेक्ट। Seebeck effect के उल्टा को क्या कहते हैं, पेल्टियर इफेक्ट। या कहना है तो वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है टेम्परेचर डिफरेंस। 11 था ये, राइट एनी टू फैक्टर ऑन विच थर्मो ईएमएफ प्रोड्यूस थर्मोकपल डिपेंड्स। छोड़िए 11 की ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, समय बहुत ज्यादा हो गया, क्लियर। दो फैक्टर है, एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, एक डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे और दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, हम तो सोच रहे हैं अभी तो 10 ऑब्जेक्टिव है, जब 35-42 ऑब्जेक्टिव आएंगे उस समय क्या हाल होगा। तो खैर एनीवे आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ 2012 के साथ। बाय, लव यू।